हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर पढ़ेंगे। तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत के प्रथम साम्राज्य मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद पहला कौन सा साम्राज्य था, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, कृषि व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, महत्वपूर्ण सामाजिक बदलावों, मौर्य प्रशासन कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य इसमें ही आएगी, ठीक है, अशोक इसमें ही आएगी, का अध्ययन करेंगे, ठीक है, मतलब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है, इसलिए मैंने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही लिखे हैं। महाजनपद क्या थे और उनकी क्या विशेषताएं हैं। महाजनपद की परिभाषा सबसे पहले हम देखते हैं। प्राचीन काल में जिस भूभाग मतलब जिस भूमि पर लोग बसते थे उस भौगोलिक क्षेत्र को महाजनपद कहा गया। यह उस काल में बड़े राज्य थे, मतलब बड़े राज्य जहाँ पे लोग बसे हुए हैं उन्हें महाजनपद कहते थे, ठीक है। शासन व्यवस्था, अब हम यहाँ की शासन व्यवस्था देखेंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राज्यों का एकल शासन, मतलब एक ही राजा शासन किया करता था। कुछ राज्यों में गढ़ या संघ से समझ जाना सामूहिक शासन होता है। सामूहिक शासन का मतलब क्या है कि मतलब 5-6 लोग मिलके शासन करते हैं राज्य में, ठीक है। स्थायी सेना और नौकरशाही, किलेबंदी की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए राजा नियमित सेना और प्रशासन के लिए नौकरशाही अधिकारी रखते थे। किलेबंदी क्या थी, मतलब घर थे और यहाँ पे किलेबंदी करवाई गई थी, मतलब ढक दिया गया था ज़्यादातर घरों को, ठीक है। और जो किलेबंदी थी उसकी रक्षा कौन करता था, सैनिक वगैरह करते थे, ये राजा ही करवाते थे। कर और उपहार की वसूली, राजकोष का खर्च चलाने के लिए राजा किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर और भेंट वसूलते थे, क्योंकि राजा का तो घर ऐसे है वो चल सकता है नहीं, उनको है वो तो कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए, तो उनके पास पैसे कहाँ से आएगी, जनता से ही आएगी। तो वो किसान, शिल्पकारों, जो भी व्यापारी वगैरह होते थे उनसे क्या करते थे, कर वसूलते थे। कुल संख्या, बौद्ध ग्रंथ अनुसार निकाय और जैन ग्रंथों के सब प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का अस्तित्व था। कितने महाजनपद थे, 16। ये तो MCQ में भी आएगा, देखना, काफ़ी बार पूछा गया है ये। राजधानियों की किलेबंदी, प्रत्येक महाजनपद की एक सुदृढ़ राजधानी होती थी। शत्रु के हमले से सुरक्षा के लिए राजधानी के चारों तरफ से बड़ी दीवारों से घेरा जाता था, मतलब वो हर महाजनपद है, महाजनपद की हर 16 महाजनपद की 16 राजधानी हो, ठीक है। और जो राजधानी है उसके जितने जो राज्य होते थे उसको एक बड़ी दीवार से घेरा जाता था। बड़ी दीवार को क्या कह रहे थे, किलेबंदी, ठीक है। और उसका ही रक्षा कौन करती थी, सैनिक वगैरह करती थी। धर्मशास्त्र के नियम, ब्राह्मणों ने संस्कृत में धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना की। इसमें राजा और प्रजा के कर्तव्यों और न्याय प्रणाली के नियम तय किए गए थे। किसने रचना की थी, ब्राह्मणों ने की थी, संस्कृत में, ठीक है। धर्मशास्त्र जो थे वो संस्कृत में थे, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें बताई गई थी, मतलब राजा का क्या काम है, प्रजा का क्या काम है, न्याय कैसे होना चाहिए, सारी चीज़ें थी। शासक का वर्ग, धर्मशास्त्रों के अनुसार आदर्श ये अपेक्षा की जाती थी कि देश का शासक हम अनिवार्य रूप से क्षत्रिय वर्ण का ही होना चाहिए, कि मतलब इसमें हम 3rd चैप्टर में देखेंगे कि 4 वर्ण थे, ठीक है। उसमें जो क्षत्रिय था वो सेकंड था, और उसको ही हमेशा ये माना जाता था कि वही प्रजा की रक्षा करे, वही सैनिक में जाए या फिर वही शासन में जाए, वही राजा बने, ठीक है। मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण, एक मिनट, कि मगध साम्राज्य बढ़ क्यों रहा था। अत्यंत उपजाऊ भूमि, काफ़ी उपजाऊ भूमि थी, ठीक है। अब उपजाऊ भूमि होगी तो कृषि वगैरह अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी तो फसलें वगैरह ही सारी चीज़ें अच्छी होगी, तो खाने वगैरह उसकी कमी होगी ही नहीं, ये सारी चीज़ें थी। अनुकूल वातावरण, मतलब जब होता है ना कि जैसे चावल उगाना है तो ज़्यादा पानी चाहिए होगा, ऐसे के लिए कि मतलब काफ़ी अच्छा वातावरण था। प्राकृतिक सुरक्षा, मगध की राजधानी प्राकृतिक रूप से, एक मिनट,
अभेद थी। राजगीर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी थी और पाटलिपुत्र नदियों के घेरे में सुरक्षित थी। कि मतलब कितनी अच्छी चीज़ है, राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरी पड़ी है ना। और जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ है, वो नदियों से सुरक्षित थी। ठीक है, मतलब प्राकृतिक सुरक्षा इन्हें मिली रही थी। सेना में हाथियों की उपलब्धता। मगध के घने जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते थे। कि मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में, मतलब काफ़ी सारे हाथी थे। ठीक है, इन्हें पकड़कर सेना में शामिल किया गया, जो युद्ध में निर्णायक साबित हुए। कि मतलब उन्हें जैसे होता है ना, घुड़सवारी करते, तो इस टाइम पे वो मतलब हाथियों पर भी सवारी किए जाते थे। मतलब जो सेना वगैरह होती थी वो उनसे बैठ के जाया करती थी युद्ध वगैरह के लिए। कुशल प्रशासनिक नीतियाँ। मगध के राजाओं के पास चतुर मंत्रियों जैसे बर्शकर की टोली थी। कि मतलब काफ़ी चालाक मंत्री थी। ठीक है, मगध के जो राजा थे, जो आर्थिक और राजनीतिक योजनाएं बहुत कुशलता से लागू करते थे। कि राजा ने कोई नीति बना ली तो वो लागू कौन करता था, वो मंत्री लागू करते थे, क्योंकि राजा का तो काम बनाने का था। तो जो मंत्री वगैरह थे वो काफ़ी चालाकी से लागू करवाते थे जनता से। लोहे की समृद्ध खदानें। अभी झारखंड में काफ़ी लोहे की खदानें मिली है। खदानें मतलब जो ज़मीनों के अंदर से चीज़ें मिलती है नहीं, वैसे में मजबूत हथियारों और खेती के लिए ही काम आई थी। औजार बनाने, जैसे सैनिक वगैरह उनके लिए औजार बनाए जाते थे युद्ध के लिए, तो वहाँ लोहा काम आया। लोहे का हल होता था। ठीक है, खेत वगैरह जोतने के लिए वहाँ पे लोहे काम आ गए। ठीक है, और भी लोहे की चीज़ें थी। महत्वाकांक्षी शासक। बिंबिसार, अजातशत्रु और महाबदनंद जैसे निडर व शक्तिशाली राजाओं ने अपनी कूटनीति से साम्राज्य का खूब विस्तार किया। मतलब अपनी सही नीतियों से इन्होंने काफ़ी अच्छा विस्तार करा था साम्राज्य का। नदियों द्वारा सुलभ व्यापार, मतलब नदियों से काफ़ी अच्छा व्यापार। अब बताती हूँ, रुको। नदियों से वैसे काफ़ी सस्ता व्यापार भी हो जाता है, क्योंकि देखो ये जहाज़ है ना। अब आप यहाँ पे हो, आपने कोई भी सामान है वो जहाज़ में भरा। अब जहाज़ यहाँ गया, इस कोने पे गया, दिया, तो इससे क्या है, काफ़ी सरल है, क्योंकि सीधा आएगा। ठीक है, या नदी अगर टेढ़ी भी जाएगी तो ये ऐसे आएगी। इसमें कोई ट्रैफिक वगैरह वो तो लग नहीं रहा, पानियों में ट्रैफिक कहाँ होता है। ठीक है, और शाम पे काफ़ी साफ पानी, इतनी गंदगी वगैरह तो थी नहीं इस टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सही था। तो ये जो नदी है ना, नदी का सुलभ व्यापार जो बताया गया, गंगा नदी हो गई, सोन जैसी नदियाँ हो गई, इस पर काफ़ी सही व्यापार हुआ था। और सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अत्यंत सस्ता व सुगम था। कि सेना भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आराम से चली जाती थी युद्ध वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो युद्ध वगैरह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे आराम से चली जाती थी, जहाज़ों में बैठ के, नाव में बैठ के। व्यापार से भारी राजस्व। महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के संगम पर होने के कारण मगध को विदेशी व आंतरिक व्यापारों से प्रचुर मात्रा में टैक्स मिलता था। कि जो व्यापार होते थे, है ना, और जो आंतरिक जो व्यापार होते थे उससे क्या था, उससे काफ़ी टैक्स मिलता था, वही राजा वो वसूलते थे। मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक। एक मिनट, प्रारंभिक प्रतापी राजा, पहले हम ये देखेंगे। बिंबिसार, इन्होंने मगध साम्राज्य के विस्तार की मजबूत नींव रखी। कि स्टार्टिंग के होते हैं ना, पहले आप नींव रखते फिर चीज़ें होती हैं, वही सारी चीज़ें। देश को जीतकर और वैवाहिक संधियों के द्वारा मगध की प्रतिष्ठा बढ़ाई। कि वैवाहिक जो विवाह के जो संबंध होते हैं उसकी की सारी चीज़ें करी, वैवाहिक संधियाँ बनाई थी। ठीक है, अजातशत्रु, बिंबिसार के पराक्रमी पुत्र, इन्होंने युद्ध की अनोखी तकनीकों, जैसे अब इसका नाम याद रखना, जैसे बिंबिसार ने क्या बनाया, विवाह की चीज़ें। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, युद्ध रथ मसूल। ठीक है, पत्थर फेंकने वाला यंत्र बनाया इन्होंने, पहली बार उपयोग कर सीमाओं का विस्तार किया। कि मतलब पत्थर फेंक कर जो यंत्र होते हैं, ठीक है, और इन्होंने युद्ध की चीज़ें बनाई थी। अब महापद्मानंद, मतलब महापद्मानंद, इन्हें भारतीय इतिहास का पहला महान चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। इतिहास का सबसे पहले महान चक्रवर्ती सम्राट है ये। इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और एक विशाल अनुशासित सेना का गठन किया। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेना का गठन किया। ठीक है, मतलब सैनिक
सैनिकों का। मौर्य वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ये आप सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। इन्होंने अपने गुरु चाणक्य जो है कौटिल्य की सहायता से नंद वंश का अंत कर 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और ग्रीक शासक सेल्यूकस को पराजित किया। मतलब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने नंद वंश की अंत किया। नंद वंश की स्थापना की इन्होंने की थी महापद्मानंद ने, है ना, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत करा। बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे ये, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित रखा। सीरिया तथा ग्रीस के राजाओं के साथ गहरे राजनीतिक संबंध विकसित किए। इन्होंने क्या किया, राजनीतिक संबंध विकसित किए। इनके बेटे ने, चंद्रगुप्त के बेटे ने, बिंदुसार ने, किन किन के साथ, सीरिया के साथ और ग्रीस के राजाओं के साथ। ठीक है। सम्राट अशोक प्राचीन भारत के सबसे प्रख्यात राजा। कलिंग युद्ध के भारी नरसंहार को देखकर इन्होंने सदा के लिए युद्ध का त्याग कर दिया और लोक कल्याण हेतु धर्म का मार्ग अपनाया। धर्म में काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है। जो अशोक है, अशोक ने धर्म का निर्माण किया। धर्म में काफ़ी, जैसे मतलब बड़ों का आदर करना, ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है। और इन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। मैगिस्थनीज का पाटलिपुत्र वर्णन। और मैगिस्थनीज का देखेंगे, भव्य और विशाल नगर। यूनानी राजदूत मैगिस्थनीज ने अपनी पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका में पाटलिपुत्र जो मतलब अभी के टाइम में पटना है, ठीक है, बिहार का पटना, को दुनिया का सबसे सुंदर और बड़े नगरों में से एक बताया कि जो पटना है वो काफ़ी अच्छा बड़ा नगर है। ठीक है, वो काफ़ी सुंदर है। नगर की किलेबंदी, पूरा नगर लकड़ी की विशाल और अभेद दीवारों से घिरा हुआ था। जो पूरा जो नगर था वो दीवारों से घिरा था, ये तो आपने पहले भी देखा। जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से 570 बुर्ज मतलब जो मीनारें थी और 64 प्रवेश, मतलब 64 प्रवेश द्वार की 64 जगह से घुस सकते थे। सुरक्षा हेतु खाई, नगर की बाहरी दीवार के चारों ओर एक विशाल और गहरी खाई खोदी गई, जो नगर के गंदे पानी की निकासी और आक्रमणकारियों से सुरक्षा दोनों का काम करती थी। कि जो आक्रमण जो हो सकता है उससे भी सुरक्षा देती थी और गंदे पानी के लिए भी थी। ठीक है, जो खाई थी। त्रिस्तरीय सैन्य प्रशासन, नगर के जो प्रशासन, सैन्य मतलब सैनिक वगैरह जो थे, एक मिनट, को सुचारू रूप से चलाने के लिए 30 सदस्यों का एक विशाल मंडल था। कितने सदस्यों का मंडल था? 30 सदस्यों का एक मंडल था। तो एक ग्रुप जिसे 6 अलग अलग उप समितियों में विभाजित किया गया। 6 अलग अलग उप समितियाँ बना दी गई। विविध समितियाँ, ये उप समितियाँ नौसेना, यातायात मतलब आने जाने की जो चीज़ें होती हैं, सैनिकों की जो सामग्री थी, पैदल सेना जो पैदल चल के जाती है, जो घोड़ों से जाती है, ठीक है, जो रथों, जो हाथियों की व्यवस्था की गई थी इन सबों के लिए, को बहुत बारीकी से नियंत्रित करती थी। ये इन सबों को बहुत बारीकी से देखती थी, जो समितियाँ जो इन बनाई गई थी। सम्राट की अंगरक्षक व्यवस्था, सम्राट की सुरक्षा अत्यंत कड़ी थी। जो साम्राज्य की जो सुरक्षा थी वो एकदम कड़ी टाइप की थी। कड़ी मतलब काफ़ी कठोर टाइप की थी कि कोई आक्रमण वगैरह ना हो जाए। जब वे बाहर निकलते थे तो सोने की पालकी का प्रयोग किया जाता था और प्रशिक्षित हथियारबंद महिला अंगरक्षक उनकी सुरक्षा में तैनात रहती थी। कि मतलब हथियारबंद जो महिला होती थी वो उनकी सुरक्षा करने के लिए तैयार रहती थी।
बहुमंजिला भवन पाटलिपुत्र के सामान्य नागरिकों के घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते थे। किससे घर बने होते थे? लकड़ी से और कच्ची ईंटों के, ठीक है। जो 2 या 3 मंजिल ऊंचे होते थे, कि मतलब 2 या 3 मंजिल का ही घर होता था, और उन पर सुंदर नक्काशी की जाती थी, कि मतलब काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया जाता था। अनुशासन और समृद्धि। मैगस्थनीज के अनुसार नगर में चोरी की घटना न के बराबर थी, कि मतलब इतना अच्छा था कि चोरी वगैरह होती ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन था वो काफ़ी कठोर था, ठीक है। अब इतना कठोर प्रशासन हो, इतनी कठोर राज्य व्यवस्था अगर हो, तो ये सारे, अगर चोर भी चोरी करे ना, उससे वो तो डरेगा ही कि राजा तो मार ही डालेगा इन्हें, इसलिए ये सारी चीज़ें ना की बराबर थी। और लोग नैतिक नियमों का कड़ाई से पालन करते थे, कि लोग भी काफ़ी पालन करते थे। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय शासन। प्रशासन का केंद्र बिंदु स्वयं राजा होता था। कौन होता था? राजा होता था, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें नीतियाँ वगैरह चलाता था। न्याय, सेना, कानून निर्माण के सभी अंतिम निर्णय राजा द्वारा ही होते थे, कि न्याय कैसे किया जाना है, कौन सही है कौन गलत है। सेना और जो कानून बनाना, ठीक है, कि ये नीतियाँ होनी चाहिए जनता के लिए, यही सारी चीज़ें कौन करता था? राजा करते थे। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण। तक्षशिला और उज्जैनी जैसे जो प्रशासनिक जो केंद्र थे, जो लंबी दूरी की सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थी, जिनमें भारी कर प्राप्त होता था, कि मतलब कोई भी सामान आ रहा है तो उससे टैक्स तो वसूलते थे। तो यही सारी चीज़ें। राजपूतों की नियुक्ति। दूर दराज के प्रांतों में विद्रोह दबाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज परिवार के राजकुमारों को गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, कि मतलब विद्रोह ना हो जाए, क्योंकि राजा अगर बहुत कड़ाई की जो नीतियाँ चलाता है, जैसे अगर जनता का अगर नुकसान हो रहा है तो जनता क्या होगी? जनता विद्रोह करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये विद्रोह ना हो जाए, है ना, और कानून व्यवस्था बनाए, मतलब जो कानून जो राजा बना रहा है वो चलता रहे, इसके लिए क्या करता है, क्या किया जाता था, कि जो राजा वगैरह होते थे, जो राजकुमार मतलब जो उनके बच्चे होते थे, उनको ही गवर्नर बना के भेज देते थे, कि जाओ जनता को जाके कन्विंस करो एक तरह से, ठीक है, कि वो ये सारी चीज़ें माने। धर्म महासमत अधिकारी। अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान और धर्म के नियमों को समाज में स्थापित करने के लिए विशेष अधिकारियों धर्म महामत की नियुक्ति की। मतलब धर्म बनाया गया था, उसमें नियम दिए गए थे, ठीक है, ये नियम हर जनता को मानना चाहिए, और जो कि बहुत अच्छे नियम भी थे, जैसे बड़ों का आदर करना भी था, काफ़ी भी सही चीज़ें थी, प्रेम से रहना। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। साम्राज्य को कुशलता से चलाने के लिए 5 मुख्य प्रशासनिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्गिरी, ठीक है, ये राजनीतिक केंद्र थे। स्वर्गिरी का महत्व। कर्नाटक में स्थित स्वर्गिरी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, जिसका शाब्दिक अर्थ था सोने का पहाड़, ठीक है, सोने का पहाड़। बोर्डो की सोने की खदानें के संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वहाँ पे सोने की खदानें थी, ठीक है, सोना वगैरह ज़्यादा पाया जाता था। जासूस और गुप्तचर विभाग। राजा के साम्राज्य की पल पल की जानकारी देने के लिए पूरे देश में जासूस का एक बहुत ही सक्रिय और चालाक जाल बिछाया गया था, कि राजा की जो साम्राज्य है, जो मतलब जनता वगैरह की, जनता क्या काम क्या कर रही है, ठीक है, साम्राज्य कब क्या कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा जाल, मतलब काफ़ी लोग थे जो राजा को ये सारी न्यूज़ देते थे, ठीक है। राजस्व एवं कर प्रणाली। साम्राज्य में राजस्व मतलब जो टैक्स वगैरह होते थे उसे वसूलने के लिए समाहर्त जैसे बड़े अधिकारी नियुक्त करते थे, जो हिसाब किताब में धांधली रोकने का काम करते थे, कि हिसाब किताब गलत ना हो, ठीक है, और कर वसूलते थे, तो टैक्स वगैरह लेते थे व्यापारी का, किसानों वगैरह से। अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। बड़ों और गुरुओं का आदर। माता पिता, गुरुजनों और उम्र में जितने भी बड़े लोग हैं उनका हमें सदा सम्मान करना चाहिए, सदा हमें उन्हें इज्जत देनी चाहिए। छोटों और दासों के प्रति दया। जो अपने से जो छोटे होते हैं, ठीक है, और जो नौकर होते हैं, जो गरीब होते हैं, ठीक है, उनसे हमेशा दयालु मतलब दया की भाव रखो, ठीक है, सिंपैथी वगैरह रखनी चाहिए।
उदारू रहो और मतलब प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ये नहीं कि कोई गरीब है या कोई घर में आपके नौकर है तो आप उसे मानो ही ना, हमेशा मानना चाहिए। पूर्ण अहिंसा का पालन। अहिंसा मतलब हिंसा क्या होता है? उग्र, गुस्सा, कोई भी चीज़ है, हथियार उठा लेना, अहिंसा इसका उल्टा मान लो, ठीक है, कि कोई भी चीज़ हो प्रेम से चीज़ें करनी है, ठीक है। जैसे किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना, चींटी हो, ठीक है, चींटी तक को, पशुओं को, इन सब को किसी को नहीं मारना, ठीक है। पूर्ण रोक लगाना धर्म की खास विशेषता है। धार्मिक सहिष्णुता, इसका मतलब क्या है? सभी धर्मों का आदर करना, कि हम ये नहीं हो कि अपने धर्म को श्रेष्ठ बता रहे हैं, मतलब अपने धर्म के एकदम गुणगान कर रहे हैं और दूसरे की निंदा करते हैं, मतलब दूसरे की बुराई करते हैं। ऐसा नहीं करना। सभी को इज्जत देनी चाहिए। दानशीलता को बढ़ावा, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, मतलब जो भीख मांगते हैं, जो असहाय, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, मतलब जो विकलांग लोग होते हैं, उन्हें हमें दान देना चाहिए। पवित्र और सादा जीवन, इसका मतलब क्या है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए कि हर टाइम आप गुस्से में ही रह रहे हैं, ठीक है, या हर टाइम ईर्ष्या भावना है वो नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा हमसे आगे है। होता है ना, बहुत लोग बुराई बनाने स्टार्ट कर देते हैं, और हमें दूसरों की बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। सारी चीज़ें बहुत गलत होती है। सत्य बोलना चाहिए और सही जीवन जीना चाहिए। धम्म महामातों द्वारा प्रचार। अशोक ने इस नैतिक संदेश को बिना किसी भेदभाव के जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया, कि मतलब काफ़ी अधिकारियों से भिजवाया कि हर जनता को ये सारी चीज़ें पता चले। सार्वभौमिक संहिता। धम्म किसी विशेष संप्रदाय का धर्म नहीं था। ये नहीं था कि किसी एक धर्म के लिए ही था, सभी के लिए था। ये समाज की शांति के लिए था, तालमेल बिठाने के लिए था, ठीक है। संगम साहित्य का ऐतिहासिक महत्व। प्राचीनतम तमिल धरोहर। संगम जो साहित्य है वो किस में लिखा गया? तमिल भाषा में। उसका सबसे प्राचीन और समृद्ध साहित्यिक संग्रह है, जिसकी रचना ईसा की शुरुआती सदियों में हुई थी। ईसा की शुरुआती सदियों में, स्टार्टिंग में ही हुई थी। कवियों की गोष्ठी। संगम का अर्थ क्या है? कवियों का सभा, की काफ़ी सारी कविताएं हैं इनमें। मदुरै शहर में पांडव राजाओं के संरक्षण में कवियों की सभाओं में इसे संकलित किया गया, कि जो पांडव जो राजाएं थे उनके संरक्षण, उनके उसमें ही ये कवियों का सभाएं थे, मतलब काफ़ी सारी कवि थे, ठीक है, उसको ही संकलित किया गया था। सामाजिक जीवन में झांकी। इसका मतलब क्या है? इस साहित्य में दक्षिण भारत, तमिलकम क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण नॉर्थ साइड, सामान्य लोग हैं उसके रहन सहन, त्यौहार कैसे होते हैं, इन सबकी जानकारी मिलती है संगम साहित्य में, ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे पहले तमिल भाषा से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि तमिल की ज़्यादा चीज़ें, दक्षिण भारत की ज़्यादा चीज़ें, उनके त्यौहार की चीज़ें बताई गई है, ठीक है। 3 बड़े राजवंशों का वर्णन। कविताओं में चोल, चेर और पांडव 3 राजाओं का दिया है, जिन्हें सामूहिक रूप से मूवेदार कहा गया, कि विजय गाथाओं का विवरण है, इन तीनों के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रेम और युद्ध का चित्रण। यह साहित्य 2 प्रमुख शैलियों में बटा है। अकम मतलब प्रेम प्रसंग, प्रेम की चीज़ें, मतलब प्रेम की कवियाँ लिखी गई है। पुरम मतलब वीरता, युद्ध, राजाओं की दानशीलता, कि राजाओं ने क्या क्या दान किया है, ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे युद्ध हुए, कौन कब युद्ध में जीता, ठीक है। वीरता, कौन कौन ऐसे शासक रहे जिन्होंने काफ़ी चीज़ें करी जनता के लिए। इतिहास लेखन का मुख्य स्रोत। दक्षिण भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों पूरी तरह इसी साहित्य पर निर्भर थे। राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के दोबारा से निर्माण करने के लिए जो इतिहासकार थे वो इन्हीं चीज़ों पर ही निर्भर थे, मतलब इन्हीं चीज़ों से ही पता लगाया गया था। आर्थिक समृद्धि की गवाही। 1 मिनट, ये रहा साहित्य। इससे उस काल में तटीय बंदरगाहों, आंतरिक व्यापार और रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार का, इसमें पता
इसमें क्या क्या त्योहार भी है, ठीक है, प्रेम प्रसंग भी है, प्रेम की कहानियाँ भी है, युद्ध की कहानियाँ भी है, राजाओं की कहानियाँ भी, वीरता वगैरह भी है, ठीक है, व्यापार कैसे होता है ये सब भी है, ठीक है, जमींदारों भूमिहीन दासों के बीच संबंधों को ये दिखाता है, ठीक है, जमींदार कैसे कैसे किसान है उनसे कर वसूलते थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई है संगम साहित्य में। ये तो नहीं, श्रेणियाँ और व्यापार की भूमिका। श्रेणी की परिभाषा। प्राचीन काल में शिल्पकारों और व्यापारियों में द्वारा बनाए गए व्यापारिक जो संघ होते थे, ठीक है, जो शिल्पकार और व्यापारियों द्वारा बनाए जाते थे, उन्हें ये कहा जाता था श्रेणी। कच्चे माल और उत्पादन। श्रेणियाँ अपने सदस्यों के लिए सामूहिक रूप से कच्चा माल खरीदते थे और उसे माल तैयार करने की जो विधि होती थी उसमें नियंत्रण मतलब कंट्रोल रखते थे। मूल्य और गुणवत्ता निर्धारण। बाजार में स्वस्थ व्यापार के लिए उनके दाम और जो गुणवत्ता होती थी वो यही तय करते थे, ठीक है। बैंक है उसके रूप के अंदर ये कार्य करती थी। जैसे बैंक है उसका जो काम करती थी वह जहाँ धनी लोग अपना पैसा जमा करते थे और ज़रूरतमंदों को ब्याज पर कर्ज दिया जाता था, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो अमीर जो लोग होते थे वो पैसे जमा करते थे और जो गरीब है या किसी को अगर कोई काम करवाना है जैसे घर वगैरह बनवाना है तो उसके लिए जो कर्ज दिया जाता था उस पर ब्याज भी दिया जाता था। आहत सिक्कों का प्रयोग। व्यापार को सरल बनाने के लिए चांदी तांबे के आहत सिक्के का बड़े पैमाने पर प्रचलन शुरू किया। कि पहले के सिक्के कैसे थे, तांबे के थे, चांदी के थे, ठीक है, व्यापार को चलाने के लिए। लंबी दूरी का समुद्री व्यापार। भारत में गरम मसाले, बढ़िया रेशम, हाथी दांत की वस्तुएं अरब सागर के रास्ते रोमन साम्राज्य तक भेजी जाती थी। मतलब अरब सागर से रोमन साम्राज्य तक ये जाता था, ठीक है। इससे समुद्री व्यापार से काफ़ी आसान भी हो जाता था। मतलब नाव में जहाज में सामान भर के यहाँ से दूसरे स्थान पे भेज देते थे। धार्मिक और सामाजिक कार्य। व्यापारिक श्रेणियाँ अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा भव्य मंदिरों, बौद्ध विहारों, धर्मशालाओं के निर्माण में दान करती थी। कि मंदिरों में दान कर दिया, ठीक है, काफ़ी बड़ा हिस्सा जो वो पैसे कमाते थे, ठीक है। और बौद्ध विहारों में दान कर देते थे। धर्मशाला जो धर्म के लिए चीज़ें क्या करते हैं उन पे दान कर दिया करते थे। कर और राजकोषीय सहायता। इन व्यापारियों से राजा को भारी मात्रा में टैक्स भी मिलती थी जिससे मौर्य और गुप्त शासकों का राजकोष समृद्ध हुआ। तो ये जो था ना, इससे क्या था कि टैक्स भी ये लोग काफ़ी देते थे राजाओं से। तो इससे क्या था कि राजा जो थे, जो मौर्य था, जो गुप्त शासक था, उसका जो राजकोष था, जो सारी चीज़ें थी, राजा का जो शासन वगैरह होता है, मतलब एक तरह से जो महल वगैरह होता है वहाँ की जो सारी चीज़ें होती है वो तक काफ़ी समृद्ध हुई थी। मतलब ये लोग भी काफ़ी धनी हो रहे थे, राजा वगैरह भी, इनकी वजह से। भूमिदान प्रथा और उसके प्रभाव। भूमिदान की शुरुआत ईसा की पहली शताब्दी से ही राजाओं द्वारा धार्मिक गुरुओं और बौद्ध विहारों को ज़मीन दान में देने की पुख्ता प्रमाण मिलते हैं कि इन सबों को ज़मीनें जो थी वो दान में दे दी जाती थी। किन किन को? गुरुओं को, ब्राह्मणों को, बौद्ध विहारों को, ठीक है, बौद्ध वगैरह धर्म के लोग जो होते हैं उन्हें दान में ज़मीन दे देते थे। तांबे के पत्थरों पर अभिलेख। भूमिदान के अधिकांश रिकॉर्ड कहाँ मिलते हैं? तांबे के जो पत्थर होते हैं उन पे मिलते हैं। कृषि का विस्तार। भूमिदान का एक प्रमुख आर्थिक उद्देश्य बंजर और जंगली ज़मीनों को दान देकर उन्हें कृषि योग्य बनाना और खेती का रकबा बढ़ाना था। कि बंजर भूमि हो गई है, बंजर भूमि कहते हैं जिसपे आप कुछ फसल नहीं उगा सकते, तो उसको दान में दे दिया। अब जिसको दान में दिया है वो उसके अंदर खाद वगैरह डालेगा, उसे उपजाऊ बनाएगा, ठीक है, तो इससे फसलें भी ज़्यादा होगी। कमज़ोर पड़ता केंद्रीय नियंत्रण। जब राजाओं ने प्रशासनिक और कर वसूलने के अधिकार भी दान में दे दिए तो साम्राज्य पर राजा का सीधा नियंत्रण काफ़ी कमज़ोर होने लगा। क्यों कमज़ोर हुआ था? क्योंकि इन्होंने
जो जिसे कर वसूलते थे वो तक दान के अंदर दे दिए थे, वो वाले जो अधिकार थे, ठीक है। इसलिए इनकी जो व्यवस्था थी वो कमज़ोर होने लगी थी, राजा का जो नियंत्रण था वो कमज़ोर होना स्टार्ट हुआ। अग्रहार भूमि व्यवस्था, ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान की भूमि को अग्रहार कहा जाता था, कि मतलब जो ब्राह्मणों को जो दान देते थे वो भी उसे क्या कह रहे हैं, अग्रहार। मेरा बात, इस जमीन से राजा कोई टैक्स नहीं लेता था, मतलब इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, बाकी हर से ये राजा टैक्स लेते थे। और यहाँ सारे अधिकार जो थे वो ब्राह्मणों के पास, मतलब जो ये जो ज़मीन हो गई, इनका जो अधिकार वगैरह होगा वो इनके पास ही रहता था। राजा वगैरह इन सबों के पास कोई अधिकार नहीं था इनकी ज़मीनों का। प्रभावती गुप्त का साक्ष्य, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने भी भूमि दान दी थी, ठीक है, मतलब भूमि दान कर दी थी। ये साबित करता है कि प्राचीन काल में कुलीन महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार था, कि ऐसा नहीं था कि मतलब पुत्र है तो पुत्र ही संपत्ति ले रहा है, ठीक है, अपने माता पिता की जो पुत्रियां होती थी वो भी लेती थी, उन तक को अधिकार प्राप्त थे। सामंतवादी व्यवस्था का उदय, जमींदान देने से समाज में सामंतों मतलब स्थानीय जमींदारों का उदय हुआ। ये सामंत धीरे धीरे इतने शक्तिशाली हो गए कि राजाओं को भी चुनौती देने लगे, कि मतलब इनसे ही जमींदार का उदय हुआ, जमींदार इन कर वगैरह वसूलते थे, और ये इतने मजबूत हो गए थे कि ये एक टाइम पे राजा को ही धमकाना स्टार्ट कर दिया था। बताओ। कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव, जमीन दान बेच चले जाने से स्थानीय किसान को अब राजा के बजाय नए भूमि स्वामियों के क्रूर शोषण और बेकार मतलब बिना पैसे के काम का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जो किसान होते थे, अब जिनके पास अगर मानो 2 ही खेत है, ठीक है, उन्हें वो तक भूमि दान के अंदर देनी होगी, ठीक है। और इसके उससे ये लोग क्या हो रहा था इन पर शोषण भी हो रहा था, ठीक है, क्योंकि एक तो अगर कोई कृषक है तो वो किसानी करेगा, लेकिन इनका क्या था, गुरुओं को दान में दे दो, इन सबको ये लोग दान करवा देते थे। इसी की वजह से किसानों पर भी इनका प्रभाव पड़ा था, किसान भी गुस्सा हुए थे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और टॉपिक्स भी कवर करेंगे, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।